तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब क्लासेस में। तो गाइस आज हम सेट 8 करेंगे हमारे एमसीक्यू सीरीज में अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो सेट रहेगा एमसीक्यूज का, वो रहेगा थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटिंग के लिए जो थ्योरी बेस्ड होती है वो क्या होती है, ठीक है। उसके ऊपर हमारा पूरा ये एमसीक्यू सीरीज रहने वाली है आज की। तो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में हमें 30/30 लेने हैं, ये हमारा गोल है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं। अगर मुझे आप फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा फेसबुक पेज है वहां पे। और गाइस अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक वहां पे है, टेलीग्राम का लिंक, अगर सोशल मीडिया पे जितने भी फॉलो करना चाहते हैं आप हमें वहां से फॉलो कर सकते हैं गाइज। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंसेप्ट, इवन द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। अब कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है उससे बिजनेस का क्रेडिटर कहा जाता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कास्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट या एंटिटी कंसेप्ट? तो गैस आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो गैस देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर गाइस हमारे पास एंटिटी कंसेप्ट। तो गैस एंटिटी कंसेप्ट के तहत, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है उसको क्रेडिटर ऑफ बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर अभी तक आपने पीछे वाले हमारे 7 सेट नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन यहाँ पे आ रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, आई बटन पर क्लिक करके वो सारे ये वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। रियलाइजेशन कंसेप्ट इम्प्लाइज। रियलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या इम्प्लाई करता है? द रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर, द डिलीवरी ऑफ गुड्स, द रिसीप्ट ऑफ द कैश फ्रॉम कस्टमर्स। तो गाइज रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या इम्प्लाई करता है कि हमें कैश को क्या करना है, हमें ऑर्डर को रिसीव करना है, या हमने कस्टमर से कैश को रिसीव करना है, या हमने गुड्स की डिलीवरी करनी है। तो क्या इसका आंसर आपको बताना है। आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे। तो गाइज रियलाइजेशन कंसेप्ट का मीनिंग होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है गाइज, डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स को डिलीवर करना इसका मीनिंग होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है हमसे अब कि IFRS इज बेस्ड ऑन। तो गाइज जो IFRS होता है ये किस पर बेस्ड होता है? अगर आपको IFRS की फुल फॉर्म आती है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, नहीं आती है तो यहाँ पर देख लीजिए कि IRF की फुल फॉर्म होती है इंटर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है गाइज। अब ये होता क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होता क्या है आपको बताता हूं। पहले आपको बोलना है कि किस पे बेस है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस है, फेयर वैल्यू पे बेस है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। पहले आप इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका आगे बताता हूं कि इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, क्या करता है, उसको इश्यू कौन करता है, वो मैं आगे आंसर में आपको बताता हूं। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है इसका आंसर देखते हैं गाइज क्या होता है। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IFRS जो यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है ये बेस होता है किस पे, फेयर वैल्यू पे। तो गाइज क्या करता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, वो कंसिस्टेंट है, ट्रांसपेरेंट है, या उस मतलब कि क्या है, कंपेरेबल है अराउंड द वर्ल्ड। अगर है तो ठीक है, ठीक है। अब इसको IFRS को, ठीक है, अब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है, ठीक है, इसको इश्यू कौन करता है? तो गाइज आप लिख लीजिएगा, इसको इश्यू करता है, इट इज इश्यूड बाय, तो कहते हैं इसको इश्यू करता है IASB, ठीक है। I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, A स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग, S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, B स्टैंड्स फॉर बोर्ड, ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IFRS को इशू करता है कि ये फेयर वैल्यू पे बेस है या नहीं है, ठीक है गाइज। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी। तो गाइज क्या करेंगे, लास्ट में आप 10 में से कितने मार्क्स आए जरूर बताना, ठीक है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी की पूरी लाइफ टाइम में
अकाउंटिंग जो है वहाँ से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस होती है इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट, तो कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रोड्यूस होती है पूरी एंटिटी, यानी कि बिजनेस जो है पूरा बिजनेस का जो लाइफ टाइम होता है उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है किसी कौन से कंसेप्ट, कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसको प्रोड्यूस करा जाता है। तो गाइस ऑप्शन है आपके सामने मैचिंग, कंजर्वेशन, अकाउंटिंग पीरियड या कास्ट। आपको इसका आंसर बताना है। आता है ठीक है, नहीं आता इसका आंसर देख लीजिए। तो इसका आंसर है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, क्या होता है गाइज, अकाउंटिंग पीरियड का एक ऐसा कंसेप्ट है अकाउंटिंग में जिसके अकॉर्डिंग जो है जिसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते हैं एक बिजनेस में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, उसके अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है ड्यू टू। अब उसके अकाउंट्स में रिकॉर्ड क्यों नहीं किया जाता है? ड्यू टू ड्यूअल कंसेप्ट, अकाउंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट या एंटिटी कंसेप्ट। तो गाइज कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है, उसको यानी कि नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड अकाउंट में नहीं करा जाता है, कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपके सामने कंसेप्ट दिए हुए हैं, आपको इसका आंसर बताना है। आता है ठीक, नहीं आता इसका आंसर गाइस हमारे पास मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की वजह से क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करा जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंसेप्ट इन डिटरमाइनिंग द नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस, जिससे हम जो है बिजनेस से हमें कितनी इनकम है इसको डिटरमाइन करते हैं। ऑल कास्ट एंड एप्लीकेबल टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड, और जितनी भी कास्ट जो है जो एप्लीकेबल होती है किस पे, जो हमारे पीरियड का पूरा रेवेन्यू आया है, शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू, उस रेवेन्यू के अगेंस्ट उसको हम चार्ज करते हैं। तो गाइस ऑप्शन है आपके सामने मैचिंग कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कास्ट कंसेप्ट और ड्यूअल कंसेप्ट वही सारे हैं। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका आंसर है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। तो गाइस मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम जो है हमारे बिजनेस की यानी कि जो बिजनेस की नेट इनकम उसको डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछता है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कास्ट आर नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एन एग्जांपल ऑफ। तो गाइस जो स्टॉक की वैल्यू होती है, ठीक है, एट लोअर ऑफ कास्ट, लोअर कास्ट पे आर नेट रियलाइजेबल वैल्यू या नेट रियलाइजेबल जो वैल्यू होती है उस पे ये किसकी एग्जांपल है? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, रियलाइजेशन कंसेप्ट या मैचिंग कंसेप्ट। तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास कंजर्वेटिज्म। तो गाइज कंजर्वेटिज्म जो कंसेप्ट है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो स्टॉक की वैल्यू होती है उसको लोअर ऑफ कास्ट पे उसको वैल्यू की जाती है। ठीक है, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे उसको स्टॉक मतलब वैल्यू की जाती है किसकी, कंजर्वेटिज्म। ये कैसा कंसेप्ट है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछता है। एक्स लिमिटेड फॉलोज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एक्स लिमिटेड जो है जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड WDVM, ठीक है, इस मेथड को फॉलो करते हैं किसका, ऑफ डेप्रीशिएटिंग मशीनरी। ठीक है, डेप्रीशिएटिंग मशीनरी यानी कि जब जो अगर हमारी मशीनरी जो है, अब डेप्रीशिएटिंग क्या होता है गाइस, डेप्रीशिएटिंग आपने पढ़ा होगा, तो डेप्रीशिएटिंग होता है कि जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, जब भी हम किसी गुड को यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ करने के बाद जो उनकी वैल्यू में कमी आ जाती है उसे हम कहते हैं गाइस डेप्रीशिएशन। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड जो है वो फॉलो करता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रीशिएटिंग मशीनरी की ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू। ठीक है, हर सालों साल वो क्या करता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो डेप्रीशिएटिंग मशीनरी का उसको फॉलो करता है। तो किसकी वजह से करता है, ड्यू टू कंपेरेबिलिटी, कॉन्वीनियंस, कंसिस्टेंसी या नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अब वो इसको इसलिए उसकी वैल्यू जो है सालों साल कम करता है किसकी वजह से, कंसिस्टेंसी की वजह से गाइस। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
IFRS इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बता चुका हूं, तो जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म मुझे बता दीजिए। इससे पता चलता है कि आप बच्चे कितना इंटरेस्टेड हैं हमारी इस वीडियो में, ठीक है, आप बच्चों का कितना प्यार मिल रहा है, हमें कितना सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, ताकि हम आपके लिए रोज रोज वीडियो लेकर आएँ, ठीक है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 का ये ऑप्शन है आपके सामने, हैं क्या ये? रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने आपको बता दिया पहले कि कौन से स्टैंडर्ड्स हैं ये। प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। तो गाइज आपको इसका आंसर बताना है, आता है ठीक, नहीं आता है तो इसका आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IFRS जो है ये प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इनको इश्यू करता है IASB, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, जिसकी मैं आपको फुल फॉर्म लिखा चुका हूं, ठीक है गाइज। तो बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछता है? पॉइंट आउट करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, आपको करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन बतानी है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट्स, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसका यहाँ पे करेक्ट बनाना है। इसमें से करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है? तो गाइज इसका आंसर है हमारे पास लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है गाइज। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें होती है हमारी जो बनती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसने अब वहाँ पे ये वाला तो कहीं हमें सिंपल से सीधा कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसने दिया है यहाँ पर लायबिलिटीज, क्या दिया है? लायबिलिटीज अगर दिया है तो कैपिटल है, तो यहाँ पे क्या है, एसेट्स को मैंने यहाँ ले लिया, एसेट्स माइनस कैपिटल इसने यहाँ पे इसको बना दिया है, ठीक है गाइज। तो ये इसने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, क्वेश्चन में थोड़ा आपको उल्टा पूछा गया है, ठीक है गाइज। तो ये था हमारा आज का जो डिस्कशन था 10 MCQs का। तो गाइज आई होप कि आपने इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइज। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल जो है, जहाँ पे मैं अभी इसकी 2 वीडियोज़ के बाद मैं इसकी सारी PDF कंबाइन आपको 6 से लेके 11 तक जो है मैं आपको सारी PDF इसको प्रोवाइड कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है गाइज। वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।